देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, दहशतगर्द किसी तौर काबू आते दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुल्क में पहले ही चोरी, डकैती और छीना झपटी की वारदातों से अवाम परेशान थे कि अफगान सरहद पर मुसलसल हमलों के बाद कल बनू में सीटीडी कंपाउंड पर दहशतगर्दों के हमले के बाद इलाके में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और कैंट एरिया में गुज़िश्ता शाम से दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के असेंबलियों की तहलील के ऐलान के साथ मुल्क में सियासी जोड़ तोड़ और मुलाकातों में तेजी आ चुकी है, चाहे ऑन कैमरा मुलाकातें हो या ऑफ रिकॉर्ड मुलाकातें हो, सारी की सारी इकट्ठे होके आपस में एक दूसरे के कहीं खिलाफ और कहीं हक में ये मुलाकातें हो रही हैं। और पीडीएम ने हर तरफ डोरे डालना भी शुरू कर दिए हैं। मुल्क में माशी इनकलाब लाने वाली तजर्बेकार हुकूमत के तमाम दावे यके बाद दीगरे नाकाम होते दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान ने अपनी तकरीर में वाजे किया कि मौजूदा हुकूमत इलेक्शन को मौखर करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। क्या कहना था मजीद आइए आपको सुनवा देते हैं। 66% पाकिस्तान में इलेक्शन होगा तो अकल तो यह कहती है कि आप जनरल इलेक्शन करवा दें, लेकिन मैं फिर से कहता हूं ये खौफजदा हैं, इलेक्शन हारने से डरे हुए हैं। इनका कोई पाकिस्तान का मकसद नहीं कि पाकिस्तान ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। इनका मकसद एक है, कैसे अपना चोरी का पैसा बचाना है इन्होंने, और इसलिए ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे और इसीलिए हमने फैसला किया कि हम इलेक्शन करवाएंगे। और मैंने अपने सारे वकीलों से पूछ लिया है, ये कोशिश भी करेंगे इलेक्शन कमीशन के जरिए कि ये किसी तरह डिले हो जाए। आइन बिल्कुल इजाजत नहीं देता 90 दिन के आगे। दूसरी जानिब हुकूमत के पास मईशत और मुल्क की सिक्योरिटी बेहतर करने को प्लान करने के लिए वक्त हो ना हो, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ बात करने के लिए मरियम औरंगजेब ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो गुस्से में थी। उनका ये भी कहना था कि अब खान साहब असेंबली तोड़ने के लिए नौटंकी कर रहे हैं, तो ये काम उस वक्त करना चाहिए था जब इमरान खान के बकौल जनरल बाजवा को इख्तियार नहीं देते थे। आइए क्या कहना था उनका, आइए वो सुन लेते हैं। आज कहते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ देखता रहा, तमाशा देखता रहा और जनरल बाजवा सब कुछ कर रहे थे। तो फिर उन्हीं जनरल बाजवा को कमरे में बंद करके उनको एक्सटेंशन की ऑफर क्यों की थी? अगर जनरल जावेद कमर बाजवा जो हैं वो इतना ज्यादा आपके बात नहीं मान रहे थे, उन्होंने इतना ज्यादा जो आपके मुताबिक सारा कुछ एनआरओज दिए, तो आपने उनको एक्सटेंशन की ऑफर क्यों की? बंद कमरे में बैठकर क्यों की? अगर आपके पास इख्तियार नहीं था तो आज जो नौटंकी कर रहे हैं, तमाशे कर रहे हैं, तो उस वक्त बताते हैं अवाम को मैं असेंबली तोड़ने लगा हूं क्योंकि जनरल बाजवा जो है वो मुल्क को, मुझे लोगों की एहतसाब नहीं करने दे रहे और मुझे अपना काम नहीं करने दे रहे, उस वक्त असेंबली तोड़ देते। साथ ही साबिक वजीर आज़म इमरान खान के जनरल बाजवा के मुतालिक रिमार्क्स पर परवेज इलाही के बयान भी खूब वायरल हुए हैं। परवेज इलाही ने कहा, अगर बाजवा साहब के बड़े एहसानात हैं इमरान खान पर और अगर उनके खिलाफ कोई भी बात की तो मैं सबसे पहले होऊंगा जो पार्टी से बोलूंगा, और अपनी नाराजगी का खूब इजहार किया। जिसके बाद पीटीआई रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा ने एक प्रेस मीटिंग में इमरान खान और परवेज इलाही के दरमियान हुकूमती इत्तेहाद और असेंबलियों की तहलील के बाद की वाज़ेह पोजीशन करके एक तरह से पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान जनरल बाजवा के ऊपर कतई मुख्तलिफ नुक्ता नजर का इकरार भी कर लिया है। क्या कहना था आइए वो भी सुनते हैं। अच्छा, देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच, दोबारा से मैं अनाउंस करूंगी इन मीनवाइल प्ले करके उसको रखें। टीम को मैं अपनी कह रही हूँ कि ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच हम ये नहीं चला पा रहे हैं अभी, इसके बाद हम चलाते हैं। लेकिन नाजरीन ये बात तय है कि अवाम को रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं,
महंगाई और मईशत पर नजर रखने वाले इदारे बता रहे हैं कि गुज़िश्ता 5 माह में मुल्क में टेक्सटाइल सेक्टर में 150 से जायद मिलें बंद हो चुकी हैं, करीबन 20 लाख बेरोजगार हो चुके हैं। मगर सबसे बाहर बात है कि आखिर कौन है जो अवाम को इस दलदल से निकाल सकेगा, क्योंकि जो खुद कोशिश करके जा सकता है वो तो पाकिस्तान से जा रहा है। यानी कि खबरों के मुताबिक 7 लाख से ज्यादा लोग गुज़िश्ता 1 साल में पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क शिफ्ट हो चुके हैं। साथ ही 50% लोग, और ये कोई बहुत छोटा एस्टिमेशन नहीं है, तकरीबन 50% लोग पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अपनी कमाई से, अपनी आमदनी से मुतमईन नहीं है और मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाने के हामी हैं, बाहर शिफ्ट होने के हामी हैं। सवाल यह है कि इस मुल्क के नादार लोगों का मुस्तकबिल बेहतर हो सकेगा या एक दूसरे की टांगे खींचने का यह सिलसिला सियासतदानों की तरफ से ऐसे ही चलता रहेगा? क्या दहशत गर्दी के अफरीद को काबू किया जा सकेगा और इलेक्शन के बाद नई हुकूमत मुल्क और अवाम को मसाइल से निकाल सकेगी? और इस तरह के मजीद सवाल हैं जिसके ऊपर बात करने के लिए पैनल में बड़े बेहतरीन मेहमान भी मौजूद है जी। सबसे पहले मौजूद है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से गजाला सैफी साहिबा, आपको खुशामदीद कहती हूँ। मुस्लिम लीग नून से सेनेटर राना मकबूल साहब हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर सैफुल्लाह मगजी साहब हैं। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी गजाला सैफी साहिबा। एक तरफ तो आप लोगों की सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है काफ लीग के साथ। परवेज इलाही साहब जब साबिक वजीर आजम इमरान खान और पार्टी चेयरमैन ने अनाउंस किया असेंबलियां तहलील करने के लिए, साथ बैठे भी, लेकिन ये क्या होता है कि वहां से बाहर निकलते ही तनकीद शुरू हो जाती है खान साहब पे, फिर मोहसिन इलाही साहब भागे भागे आते हैं और इनफैक्ट ना कि मोहसिन इलाही साहब भागे भागे आते हैं, बल्कि खान साहब खुद भी कहते हैं कि परवेज इलाही दबाव ले लेते हैं, लेकिन मोहसिन इलाही ने साथ देने की यकीन दहानी कराई है। व्हाट इफ परवेज इलाही साहब अपनी बात से स्ट्रेट अवे फिर जाएं? देखिए, सियासत में और ख़ास तौर पे कि आप पिछले 10-8 महीनों के तनाजुर में अगर आप देखें तो कितनी आपको अपसेट्स नज़र आएंगे, कितनी वो चीज़ें जो कि बईदुल क़यास हो सकती हैं वो नज़र आई हैं। मगर जहाँ तक हमारा अपना लाइज़ों है, जहाँ तक हमारा अपना ताल्लुक़ है PMLQ के साथ, और हम ये समझते हैं कि ये भी एडजस्टमेंट था कि उनको उस पे चीफ मिनिस्टर बनाया गया पंजाब का, उनकी सीट्स जितनी भी थी उसके हिसाब से। देखिए, कोई चीज़ बईदुल क़यास नहीं हो सकती, कोई चीज़ ऐसी नहीं कह सकते हम, मगर हाँ ये यकीन है हमें कि परवेज़ इलाही और मोहसिन इलाही जब मुसलसल मुलाकात कर रहे हैं तो मुसलसल कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम सेम पेज पे हैं और हम जो आप कहेंगे वो बात मानेंगे। अगर वो एक स्टेटमेंट आता है जनरल बाजवा से रिलेटेड जो कि चेयरमैन इमरान खान साहब ने दिया उस स्पीच के अंदर, जो कि पब्लिक स्पीच थी जो अपने यहाँ से वो कर रहे थे क्योंकि उनकी इंजरी है, और उनके साथ दोनों चीफ मिनिस्टर्स बैठे हुए थे, पंजाब के भी और KP के, और उनका बनता भी था बैठना क्योंकि वो तहलील होने की बात हो रही थी असेंबलीज की। तो जहाँ तक परवेज इलाही के स्टेटमेंट का ताल्लुक है, उसमें उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा कि हम असेंबली तहलील करने में हम कोई रुकावट पैदा करेंगे या हम इसके के साथ हम इत्तेफाक राय नहीं है, मगर उनका अपना स्टेटमेंट, पर्सनल स्टेटमेंट था जनरल बाजवा से रिलेटेड, क्योंकि वो एलाइज हैं और हमारे स्ट्रॉन्ग एलाय हैं और उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, तो इसको इतना नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। मेरे ख्याल में एक पॉइंट ऑफ व्यू को किसी और नैरेटिव में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। लेट द स्टोरी अनफोल्ड, वक्त गुजरने दें, 1-2-3 दिन के अंदर इंशाल्लाह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फ्राइडे तक तो सारी असेंबलीज तहलील होनी है। ऑलराइट, सेनेटर राना मकबूल साहब आपकी तरफ आऊंगी। सवाल बहुत ही सीधा और बहुत आसान, क्या पंजाब असेंबली तहलील होगी या परवेज इलाही के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाई जाएगी? राना मकबूल साहब, आपको आवाज आ रही है? राना मकबूल साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? राना मकबूल साहब को आवाज जा रही है मेरी? राना मकबूल साहब, आपको आवाज आ रही है?
अच्छा, ओके। सेनेटर सैफुल्लाह मक्सी साहब की तरफ जाती हूँ ना। मीनवाइल दोबारा हम कोशिश करते राना मकबूल साहब की आवाज़ जो है वो कनेक्ट हो जाए। सेनेटर सैफुल्लाह मक्सी साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी, अस्सलाम अच्छा, वालेकुम, कैसे हैं आप? जी जी, मैं खैरियत ठीक से? ठाक। सेनेटर साहब, मेरा आपसे भी वही सवाल है, जैसे तो आप लोग हुकूमत में, लेकिन पंजाब में चूंकि ऑपोजिशन में, इसलिए सवाल आप लोगों से यही है कि क्या पंजाब असेंबली तहलील होगी या फिर परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी? जी, दोनों सूरतें मौजूद हैं, क्योंकि हम तो आइन के मुताबिक ही जो होना है वो होना है, तो उनको हक बिल्कुल है कि वो 23 तारीख को जुमे के दिन असेंबली का सेशन बुला के और उसको डिसॉल्व कर दें। लेकिन इस तारीख को देने का कोई मकसद समझ नहीं आया हमें। अगर डिसॉल्व करना ही है तो वो किसी भी टाइम पे डिसॉल्व कर सकते हैं, तो 23 तारीख तक इस चीज का इंतजार करने का तो ये जवाब तो खैर पीटीआई या फिर परवेज इलाही साहब खुद ही दे सकते हैं। जहां तक कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, वो भी आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है कि कोई ऐसा वजीर आला जिसके खिलाफ मोशन आया हो तो वो असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकता। दोनों सूरतें मौजूद हैं, लेकिन जहां तक कल से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, परवेज इलाही साहब की आपने देखा होगा एक निजी टीवी चैनल को जो इन्होंने इंटरव्यू दिया है और जिस तरह की गुफ्तगू शुनीद उसमें हुई है, उसके बाद की भी जो पेशरफ्त हुई है, उससे कोई खातिर ख्वाह लग नहीं रहा कि कोई वो इरादा रखते हैं कि असेंबलियां तहलील हो जाए। उन्होंने तो बल्कि उस इंटरव्यू में ये भी इतना भी कह दिया कि 99% असेंबली जो है, जिसमें पीटीआई की उनसे ज्यादा ही कारकुन मौजूद हैं, वो नहीं चाहते कि असेंबली तहलील हो। तो कोई खास अभी तक नजर नहीं आ रहा कि 23 तारीख को होती है या नहीं होती है तहलील। और खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से तो बिल्कुल चुपचाप लगा पड़ा है, वहां तो बात ही नहीं हो रही कि क्या खैबर पख्तूनख्वा भी 23 को तहलील होगी या नहीं होगी। ठीक हो गया है। राना मकबूल साहब वापस आ गए जी। राना मकबूल साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। राना साहब, आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन मैंने एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाना है। मैं पहले आपको चूंकि पुकार चुकी थी, लेकिन आपकी लाइन में सब हो गई थी, लेकिन एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, उसके बाद वापस आ रही हूँ। क्विक कमर्शियल ब्रेक है। विल बी राइट बैक आफ्टर इट, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। सेंटर राना मकबूल साहब, आपको आवाज आ रही है? आपकी तरफ आऊंगी जी बिल्कुल आ रही है। राना साहब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे भी है जी कि पंजाब असेंबली तहलील होगी या परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी? देखो जी, तहलील जो नजर आ रहा है वो तो नहीं होगी, क्योंकि जितने डिफरेंसेस इनके हो गए हैं आपके सामने हैं। जो परवेज इलाही साहब ने कल बातें की हैं वो इस तरह की नहीं कि ये दोनों इकट्ठे कर चल सकते हैं। एक सीधी सी बात है, अगर आप इससे बहुत ज्यादा कोई पॉजिटिव चीजें पढ़ना चाहें तो आपकी अपनी मर्जी है। हाँ, अब जो हम मीडिया पे भी देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस के ऊपर गौर हो रहा है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर भी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर भी। अगर कोई भी आ जाती है, मसलन इजलास शुरू हो गया है, आज भी असेंबली का इजलास था। कानून तो ये कहता है, अभी एक मेरे भाई आर्टिकल 112 का हवाला दे रहे थे और इसी के हवाले से रूल 22 रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ पंजाब असेंबली 22 और 23 है, वो भी यही कहते हैं। बल्कि ये तो यहाँ तक जाता है कि अगर 2-3 आदमी उठ के खड़े हो जाएं असेंबली के सेशन के दौरान, हमें चीफ मिनिस्टर के ऊपर एतमाद नहीं है, तो असेंबली डिजॉल्व नहीं हो सकती। इसलिए कोई रास्ता नजर नहीं आता कि असेंबली डिजॉल्व होगी। तो इस पर बहुत ज्यादा बहस करना और वक्त ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। इमरान खान साहब वैसे भी आपको पता है डिलीजन की दुनिया में रहते हैं। ही लिव्स इन वर्ल्ड ऑफ अनरियल, ही लिव्स इन वर्ल्ड ऑफ यूटोपिया। वो जो प्रैक्टिकली जिसका लेना चाहते हैं वो सोच लेते हैं कि इसमें कामयाबी होगी, लेकिन उसके जो है रेमिफिकेशन का एनालिसिस नहीं करते, ना उसकी जो मोडेलिटीज होती हैं, रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं, वो उसके ऊपर गौर करते हैं। ये जंप्स टू द कंक्लूजन, जैसे होता है ना बंदा हमारे वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी, उस तरह की कैफियत उनकी हो चुकी है। इसलिए कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा कि ये सब होगी। वो क्यों सब उसको क्या गारंटी है कि अब वो चीफ मिनिस्टर दोबारा बनेंगे और वो कैसे बनेंगे? उन्होंने इतना पैसा खर्च कर दिया है, उसका क्या फायदा होगा? वो बार बार यही तो कह रहे हैं
कि हमने तो इतने ज़्यादा पैसे एलोकेट कर दिए हैं, डिस्बर्स कर दिए हैं, हम असेंबली कैसे डिजॉल्व कर सकते हैं। और भी वजूहात हैं बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने और एंटायर एस्टेब्लिशमेंट स्टैंड जो है उसको इंटेंसिफाई कर दिया है इमरान खान साहब ने। साहबजादा उन्होंने जिस तरह ओन किया कल परवेज इलाही साहब ने एस्टेब्लिशमेंट को, इसका क्या मानी है? तो लेट्स रीड बिटवीन द लाइन्स। इसलिए हमें इस बात के ऊपर ज़्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है। असेंबलीज आर गोइंग टू कंटिन्यू। देखिए राना मकबूल साहब, ओन तो खान साहब खुद भी कर रहे हैं, बट ही इज टॉकिंग अबाउट वन मैन। वन मैन देखो सिंबॉलिक होता है कि वन मैन कैसे कल तो रिटायर हुए, तो अभी क्या कह रहे हैं आप? जोर से बोलिएगा, आवाज आपकी कट रही है बीच में जी। मैंने कहा कि कल तो भी रिटायर हुए, कितना लग रहा है। मैं परवेज इलाही की बात कर रहा हूँ, मैं इनकी बात नहीं कर रहा। तो इसलिए जो उन्होंने फिर बातें की, अगर आपने बात की तो मैं आपको बता दूंगा, आपको आसमान से उतरे हुए आपने सुनी है उनकी जो अल्फाज से, उसका क्या मतलब है कि एग्रीमेंट से चलेंगे, इससे नहीं है। और बहुत सारे फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, चौधरी शुजात की बातचीत जो हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि सिचुएशन बदल चुकी है और मैं नहीं समझता कि इस तरह वो असेंबली डिजॉल्व हो सकती है। लेकिन जब तक चीफ मिनिस्टर खुद डायरेक्टली एडवाइस नहीं देता और हालात ऐसे होते हैं कि ना तो मोशन है फॉर नो कॉन्फिडेंस, ना कोई रेफरेंस है गवर्नर का टू ऑब्टेन द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, ना तो विद इन द हाउस है वो आदमी उठ के एतराज कर रहे हैं कि उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। तो वो तो है सिचुएशन, अगर हो तो फिर है ना जी, वो सिचुएशन नहीं रहेगी। एक आध दिन में आपको पता चल जाएगा, सामने आ जाएगा सारा कुछ। क्योंकि जो मीडिया में भी आ रहा है कोई ऐसी बात नहीं है, जो मीडिया जिसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नहीं बता रहा है, वो नजर आ रहा है। इसलिए ये बात नहीं, एक बात और है इसमें राना मकबूल साहब, चौधरी शुजात की आप बात कर रहे हैं, शुजात साहब ने भी एक बात की, वो कह तो रहे हैं कि जी मुझे इंतखाबात जल्द नजर नहीं आ रहे, लेकिन वो एक और बात भी साथ कह रहे हैं ना कि कुछ लोग असेंबलियां तोड़ने और कुछ बचाने पर तुले हुए हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर परवेज इलाही साहब फैसला करते हैं तो 4 पाँव निकल सकते हैं, वरना मसला गुंजाइश का नहीं, मसला सियासी जमातों का है। क्योंकि परवेज इलाही साहब को वो बार बार कह रहे हैं कि आप लोगों पे और बाकी जमातों पे कोई भरोसा नहीं है, माजी में जो हुआ है उस पर। परवेज इलाही साहब का भरोसा की कौन सी बात है? आप जैसे लोग गारंटी उनके बीच में आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं, कौन सा घर पे आफर होता है। कितनी दफा आप किसी पार्टी के साथ मिले हैं, कभी किसी पार्टी के साथ मिले हैं, ऐसी कौन सी बात? वो लोग अपनी एडजस्टमेंट देखते हैं, जहाँ उनका फायदा होता है वहाँ वो खड़े हो जाते हैं। फिर वो दावे भी करते हैं कि हम बहुत ज्यादा बहादुर लोग, हमें हराई कोई नहीं सकता। जब सिचुएशन बदलती है तो वो दूसरी तरफ खड़े हो जाते हैं, जब वो कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा बहादुर लोग। आपको लगता है इस सारी सिचुएशन में परवेज इलाही साहब खान साहब को डिच कर सकते हैं और असेंबलियां नहीं तोड़ सकते, जो बात उन्होंने अनाउंस कर दी है? अब नहीं, मैं समझता हूँ कि है नहीं, क्योंकि कोई रुकावट आ जाएगी ना। देखिए, ये पहले से ही इनका जो अगर से डिक्लेयर्ड प्लान नहीं था, लेकिन ये सारा प्रमुख से बोलता था कि असेंबली डिसॉल्व करनी थी। जैसे साहब ने अनाउंस एजुकेशन के फेलियर के बाद तो उसी वक्त कर देते हैं ना, एक ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये गजाला सैफी साहिबा से ये तो जवाब ले लेती हूँ। गजाला सैफी साहिबा, ये जमातें बाकी दीगर ये कह रही हैं कि आप लोग बार बार तारीख पर तारीख क्यों दे रहे हैं? अगर असेंबली डिसॉल्व भी करनी है तो जस्ट एक सेकंड में, एक झटके में असेंबली डिसॉल्व हो सकती है। अभी भी जिस दिन होनी थी उस दिन भी तारीख दे दी, एक नई तारीख। इसमें मतलब इसमें इनको क्या कबाहत है? तारीख हम दे रहे हैं, असेंबलीज हम अपनी तहलील कर रहे हैं, जिसका इन्होंने मुसलसल, चाहे वो बिलावल जरदारी हो, चाहे इनकी अपनी पार्टी के मेंबरान हो, इन सब ने मिलके बार बार यही कहा है कि आप लोग असेंबलियां अगर तोड़नी हैं तो आप अपनी केपी की और पंजाब की असेंबलियां तोड़िए। तो अगर हम उसको अपनी मशावरत से अपने लोगों के साथ बातचीत करके एक तारीख दे रहे हैं और जुमे को हमने ऐलान किया है कि उसको हम तहलील करेंगे, तो इसमें इनको कौन सा क्रिटिकल नोट देना है इस सिलसिले में? भाई असेंबली तहलील होगी, 50% से भी ज्यादा लोग जो हैं, जो कि लोगों का मैंडेट लेकर आए हुए हैं, वो बाहर निकलेंगे, तो आपको वो जगह फिल करनी पड़ेगी। उस जगह को फिल करने के लिए इलेक्शन की डेट देनी पड़ेगी। अगर बाय इलेक्शन भी करेंगे तो उसमें भी उतना ही खर्चा है
जितना रेगुलर इलेक्शंस में। तो इलेक्शंस तो कराने अब नागुज़ीर हो चुके हैं, तो उसको किस तरह से ये अब प्लान कर रहे हैं गठजोड़, और ये जो इनकी आदत है किसी तरह से तोड़ जोड़ करने की, वो अब उसमें कोशिशों में लगे हुए हैं। मगर एक सच्चा और एक लीडर पाकिस्तानियों का, वो जो कहता है वो करता है, और उसने अटल फैसला किया है कि अब हमने कुर्बानी देनी है और हमने अपनी असेंबलियां तोड़नी है, हमने हुकूमत से निकलना है अपने अपने सूबों से, और ताकि अवाम जो है वो जो मांग रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख मिले, उसका ऐलान हो। What about आजाद तो ये कोई ऐसी कश्मीर? बात नहीं है कि गजाला सैफी जिसपे साहिबा, इतनी बात की जाए। व्हाट अबाउट आजाद कश्मीर? वहां भी आपकी हुकूमत है? जी, हमारे यहाँ हमारी आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत है, और वहाँ की भी असेंबली तहलील होगी। ये बड़े मेजर यहाँ स्टेक्स हैं हमारे पंजाब में और केपी में, तो इसलिए उसके बारे में हमने पहले जिक्र किया है, और इंशाल्लाह दूसरी भी होगी। और हमारे तो सिंध के जो मेंबरान हैं प्रोविंशियल असेंबली के, उन्होंने भी अपने इस्तीफे जाके दे दिए हैं। जिस वक्त ज़रूरत होगी वो भी इस्तीफे दे दिए जाएंगे। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। कौम इंतज़ार कर रही है, आप कौम को कब तक इंतज़ार करवाएंगे? और लोग मांग रहे हैं इलेक्शंस, तो इलेक्शंस करवा दीजिए। हो सकता है कुछ सीटों पे आप भी जीतेंगे, ज़्यादा पे इंशाल्लाह हम जीतेंगे, मगर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये जो इक़्तिदार की कुर्सी से चिपकने का शौक है ना, इससे बाहर निकल आइए प्लीज़। अच्छा, एक चीज और भी बताइएगा, एक और इसमें भी जरा सा क्लियर कर दें। सरदार तनवीर इलियास साहब जो कि वजीर आजम आजाद कश्मीर के, आई दिन मतलब एक दिन वो भी ये कह रहे थे कि जी जिस दिन खान साहब ने असेंबली तहलील करने की बात किया है, वो भी एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब ने नोटों के जो है वो बैग भेज दिए और यहाँ पे लोगों को खरीदा जा रहा है, और आजाद कश्मीर में भी जो है वो गेम किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। उसके भी कोई सबूत वगैरह मिल गए हैं क्या सरदार तनवीर इलियास साहब जो बातें कर रहे थे? देखिए, सबूत मिले या इंडिकेशंस मिले या कुछ भी मिले, असल बात यह है कि जो लोग भी इस तहरीक के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से हुकूमत में आए और जिनको अपनी अपनी सीट्स मिली हैं, उनका भी एक तरह से इम्तिहान होता है इस वक्त कि वो कितने लॉयल हैं अपनी पार्टी के साथ। लॉयल्टी का भी, बिकॉज आपने देखा है पहले सिंध हाउस में किस तरह से हमारे ही अपने लोग चल के वहां पे गए और उनके साथ जो है वो खामोशी से किसी किस्म का फाइनेंशियल या जो भी उनका इल्हाक किया उनके साथ, और फिर धोखा दिया पार्टी को विदाउट रिजाइनिंग। और आज भी वो बैठे हैं असेंबली के अंदर मेंबर ऑफ अपोजिशन बन के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं अपने आप को, जबकि पार्टी उनको शोकॉज दे चुकी है और वो हमारी पार्टी का हिस्सा भी नहीं। तो देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अनफोल्ड होती हैं वक्त के साथ। और इमरान खान साहब ने कल स्पीच की है, कल बात हुई है, और उसमें उन्होंने कहा है कि हम करेंगे तहलील। परसों बात हुई है और तहलील करेंगे, और अब आप देख लीजिए कि इंशाल्लाह जुमे को आपको रिजल्ट इसका नजर आ जाएगा। ओके, सेनेटर साहब आपकी तरफ आऊंगी। सैफुल्लाह मक्सी साहब, सैफुल्लाह साहब आवाज आ रही है आपको? जी सैफुल्लाह साहब, एक चीज ये बताइएगा कि चौधरी शुजात साहब ने एक बात की कि मेरा पीडीएम से नहीं आसिफ ज़रदारी साहब से और शहबाज शरीफ साहब से राब्ता है। अब एक तो हमेशा हम ये देखते हैं कि जब जोड़ तोड़ का मामला शुरू होता है वहाँ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब बड़े एक्टिव हो जाते हैं, और इन दिनों भी वो एक्टिव हैं। वो गए, चौधरी शुजात साहब से भी बात हुई, फिर शहबाज शरीफ की उनसे मुलाकात थी। आखिरकार इन मुलाकातों का क्या नतीजा निकल रहा है? जी देखिए, चौधरी शुजात साहब ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि वो पीएमएल क्यू को हेड करते हैं, तो वो पीएमएल क्यू पीडीएम का कभी भी हिस्सा नहीं थी। अभी अलायंस में जरूर है, हुकूमत का हिस्सा वो जरूर है। जैसे पीपल्स पार्टी भी पीडीएम का हिस्सा नहीं रही, लेकिन हुकूमत का हिस्सा है, और बाकी जमातें जो पीडीएम है उनके साथ एलाय हैं। जरदारी साहब जाहिर है एक सीनियर पॉलिटिशियन है, अपनी पार्टी के को चेयरपर्सन है। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, अपनी पार्टी के सदर हैं। चौधरी शुजात साहब ये सारे सीनियर लीडरशिप है, इनको एक्सपीरियंस है इस तरह के मामलात का। आपस में इस टाइम पे वो एलाइज हैं, तो जाहिर है मुलाकातें होती हैं, और सियासत में जोड़ तोड़ सियासत का हिस्सा है। गिव एंड टेक भी सियासत में होता है। जिस तरह परवेज इलाही साहब की कल की
प्रेस कॉन्फ्रेंस जो खैर उन्होंने इंटरव्यू दिया चैनल को, उस पर आप देख लें, उन्होंने कहा है कि जी हमें आप असल में एंड में तो बात इसी नुक्ते पे आ जी, हमें आप क्या दे रहे हैं, किस बात पे हम आपके साथ आके एडजस्टमेंट करेंगे, किस नौयत की सीट एडजस्टमेंट होगी नहीं होगी। बिकॉज पास्ट एक्सपीरियंस उनको भी यही कहता है कि खान साहब जो हैं वो वादे जो कर तो जाते हैं, लेकिन जब उनको किसी की जरूरत नहीं रहती तो वो बड़ी जल्दी से जो है मुंह फेर देते हैं। नहीं, अभी तो उन्होंने तो शायद सीएम यही- बनाया हुआ है, पूरा अपना स्टेक उनको दे दिया है परवेज इलाही साहब के हाथ में। तो जी अगर 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 उनकी 10 सीटें ना होती तो वो सीएम किसी को भी ना बना सकते, फिर तो बात तो दोनों तरफ चलती है, हर चीज पे गिव एंड टेक ही होता है। क्या पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि पंजाब में परवेज इलाही साहब को कोई अच्छी ऑफर दे सके? जी हमने तो बहुत अच्छी ऑफर दी थी, आपको शायद याद होगा कुछ अर्सा पहले ही जब हुकूमत वो मैं बन मादी रही की थी। बात नहीं करी, वो बिल्कुल मुझे याद है, मैं अभी मौजूदा सूरत हाल में बात कर रही हूँ कि क्या खान साहब से ज्यादा अच्छी ऑफर कोई परवेज इलाही साहब को दे सकता है, खासतौर पे आपकी जमात पंजाब में? मेरे ख्याल में खान साहब से ज्यादा अच्छी ऑफर दी थी, इसीलिए शायद परवेज इलाही साहब में भी रिग्रेट कर रहे हैं कि उस डिसीजन को उन्होंने नहीं लिया। अच्छा, सही हो गया है। अच्छा अच्छा, दूसरा ये भी बताएं कि क्या कहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इस वक्त ज़रदारी साहब खुद भी उतरे हुए हैं, लेकिन पंजाब में मुकाबला तो हम देख रहे हैं बार बार जिस तरह से नजर आ रहा है कि जी नून लीग और पीटीआई क्लेम करती है, क्या वाकई कोई इस तरह की पोजीशन बन सकती है? क्योंकि देखें एक चीज और भी है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरफ जाते हैं या फिर उस तरह का होता है कि जी पार्टी पॉलिसी से या अपनी पार्टी से हटके कोई दूसरे को वोट डालता है, तो उसका भी एक प्रेसिडेंट सेट है कोर्ट की तरफ से, जो जिसकी बाद 20 सीटों पर इलेक्शन हुआ था, ज़मीनी इंतखाबात। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसी वो अपनी जगह पे है। मैं तो जी। उससे ज्यादा बढ़ के मैं आपको बताऊंगा, मैं कहूंगा जी। जी फर्ज करें कि 23 तारीख को वाकई असेंबली डिसॉल्व कर देते हैं परवेज इलाही साहब, तो जी। अगर जरा थोड़ा कानून को देख लें तो उन्होंने फिर जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है असेंबली में वो हमजा शहबाज शरीफ हैं, जी उनके साथ कंसल्ट करके ही एक केयरटेकर गवर्नमेंट को लाना होगा। अगर वो ना ला सके तो इलेक्शन कमीशन तक बात जाएगी, जिस इलेक्शन कमीशन को खान साहब मानते नहीं है। तो असेंबली तहलील करके भी तो वो जो इलेक्शन आने वाला होगा पंजाब के सूबे में और खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में, वो खान साहब ने फिर उनके रिजल्ट को मुतनाज़ बना देना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को तो वो मानते नहीं है। वो किस नहज पे लेके जाना चाह रहे हैं चीजों को, सही, लेकिन ये हम तो क्या सवाल उनसे सबसे बड़ा बनता है। सही, लेकिन क्या हम इस पोजीशन में है भी क्या इलेक्शन में हम जा सकेंगे, क्योंकि खजाना वैसे ही खाली है? जी फर्ज करें वो तो देखें, वो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बात आ जाती है, बट आईनी तौर पे तो अगर वाकई डिसॉल्व हो जाती है तो आइन के तहत इलेक्शन कमीशन ने वाकई 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना है, ये उसकी सही, आईनी जिम्मेदारी बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसा ही। बिल्कुल ऐसा ही है, और गवर्नमेंट को जाहिर है फिर उसके लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट या कोई बजट पास करना पड़ेगा, बिकॉज वो एक आइन का तकाजा है, उससे कोई हट नहीं सकता। लेकिन जाहिर है इसी तरह की चीजों को आप देखें इस टाइम पे, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पुलिस के ऊपर अटैक हो जाता है और उनके चीफ मिनिस्टर जिनकी अवलीन जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर, वो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बैठे हुए हैं। वहाँ बलूचिस्तान के हालात आपको पता है, सिंध के हालात, वहाँ फ्लड की सिचुएशन अभी तक है। मैं जिस जिले से ताल्लुक रखता हूँ वो अभी तक फ्लड अफेक्टेड है, वहाँ पानी खड़ा है अभी तक। तो आप मतलब इन सारी चीजों से हट के अभी हम यहाँ इधर ये मेरी गो राउंड कर रहे हैं पंजाब के अंदर, या पंजाब की बात चल रही है ज्यादा, बाकी तो दायरे सबसे बड़ा सूबा है तो बात वहीं की चलती है, सारा फोकस उधर ही पे आ जाता है, तो जो रियल इश्यूज हैं उससे फोकस हट जाता है। सही हो गया। अच्छा, ये गजाला सैफी साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं सेनेटर सैफुल्लाह मक्सी साहब, कि ये कह रहे हैं कि अगर टेक्निकली असेंबली आप डिसॉल्व कर भी देते हैं तो फिर उसके बाद या तो अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने परवेज इलाही साहब को उनके साथ बैठना होगा केयरटेकर गवर्नमेंट के लिए, या फिर 90 दिन के अंदर अंदर जब उसके लिए जाएंगे के बाद इलेक्शन के लिए जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन ने कराना है, इलेक्शन कमीशन पे आपका एतबार नहीं है, फिर वो ये कियोस्क होगा, फिर रिजल्ट्स को नहीं माना जाएगा, ये क्या होगा फिर? देखिए कियोस की बात नहीं है, एक सेगमेंट पहला काम पहले होना चाहिए, इलेक्शन की डेट आनी चाहिए। पहले तो हमने फैसला कर लिया है कि हम असेंबली को तहलील करेंगे, ये तो फैसला आ गया चेयरमैन साहब की तरफ से, और दोनों चीफ मिनिस्टर्स साथ में बैठे हुए थे उनके जब उन्होंने अनाउंस किया है, और उसके बाद जुमे का दिन तय हो चुका है,
उसके बाद ये है कि पहली फर्स्ट थिंग कम्स फर्स्ट, पहले इलेक्शन, हम पहले असेंबली तहलील करेंगे, फिर इलेक्शन की डेट उधर से आनी चाहिए। जब इलेक्शन की डेट आए, क्योंकि वो ज़रूरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है, तो इंटरिम गवर्नमेंट भी बनेगी। इलेक्शन कमीशन पे जहां तक एतमाद नहीं की ताल्लुक है, वो यकीनन चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे हमारा एतमाद नहीं है, और उस पे फिर जिस तरह एक इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो भी अपोजिशन और गवर्नमेंट की मशावरत से बनती है, उसी तरह एक न्यूट्रल हमें इलेक्शन कमिश्नर भी चाहिए होगा जो बायस नहीं हो और जो इलेक्शन के अंदर धांधली का मुतहम्मिल ना हो। वो बातें बात की हैं। पहली चीज़ ये है कि हमें इलेक्शन की डेट मिले। असेंबलीज हमने तहलील करने का फैसला कर लिया है, वो तारीख कुछ आज से 4 दिन बाद की है, तो कोई इतना दूर की बातें नहीं हैं, ये बिल्कुल करीब करीब होने वाले हैं सारे फैसले। और उन्हीं से दूसरे फैसले यानी इलेक्शन की डेट और इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी और उनके जो इंडिकेशंस हैं और जो उनकी बातें हैं वो फिर उसके बाद आएंगी। पहली चीज़ ये है कि असेंबली हम जो हमारे इख्तियार में वो हम तोड़ रहे हैं। अच्छा, ठीक हो गया। सेक्रेटरी राना मकबूल साहब आपकी तरफ आऊंगी। राना साहब, एक चीज़ और भी इस सारे मामले में, जहां एक तरफ ये सारा मामला है, पॉलिटिकल हैपनिंग बन रही है जी, जोड़ तोड़ के सिलसिले चल रहे हैं, वहीं पे कुछ जो इश्यूज हैं गवर्नेंस के हवाले से चीज़ें, उस पर भी थोड़ी सी अगर बात कर ली जाए। एक तरफ तो तोशाखाना के हवाले से भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इस वक्त मामले को उठाया हुआ है, खासतौर पर मरियम औरंगजेब साहबा ने भी, जो घड़ियों का फिर मामला निकला है, जो बुशरा बीबी के हवाले से जो आप लोग ऑडियो को क्लेम कर रहे हैं, सारी चीज़ें। लेकिन आज जो हाई कोर्ट ने क़याम पाकिस्तान से अब तक तोशाखाने के लिए जो लिए गए तहाइफ उनकी तफसीलात तलब करी है, तो वफाकी हुकूमत के वकील साहब उसकी मुखालफत कर रहे हैं कि जी ये खुफिया मालूमात है, तफसीलात फराम नहीं की जा सकती। तो फिर एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि जी खान साहब कर रहे हैं, तो फिर आप लोग को भी तो करनी है, पीपल्स पार्टी को भी तो करनी है, इदारों ने भी तो करनी है, सिर्फ खान साहब भी तो उसके लिए अकाउंटेबल नहीं होंगे ना कटहरे में। टेक्निकल सा मामला है, वो मालूमात जो है वो इंफॉर्मेशन कमीशन के थ्रू लेनी है, ये बराह रास्त लेनी है, ये तो अलग मामला है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि अपने मामला को सीधा सोच कर लें। अभी शेख साहब आप फरमा रही थी कि जो इलेक्शन, आप कह रही थी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तो उनको हटाना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन के लिए तो सबसे बड़ा जो स्टम्बिंग ब्लॉक बनेगा है, तो पहले तो इसका इशू करें ना कि आर्टिकल 209 के तहत उनके खिलाफ पिटीशन करें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, क्योंकि उसके बगैर तो उनको हटाया नहीं जा सकता। ना उनको कोई गवर्नमेंट हटा सकती है, ना उनको कोई पार्टी हटा सकती है, ना कोई इंडिविजुअल हटा सकता है, ये सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हटा सकती है। क्या इन्होंने वो पूरा अपना प्रोसेस मुकम्मल कर लिया है, या सिर्फ कामत तशनीर से उनको हटाना चाहते हैं, या सिर्फ तनकीद के साथ उनको हटाना चाहते हैं? मैं समझता हूँ उनकी ड्रिल दुरुस्त नहीं है, ये फिर लॉकडाउन होंगे और फिर इसी तरह ये क्रिटिसिज्म करते रहेंगे और कुछ हासिल नहीं होगा सवाए कंफ्यूजन के, जो कि उन्होंने पहले ही फैलाई हुई है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इनको जरा गौर कर लेना चाहिए, अपने वकीलों से मजीद मशवरा कर लें। तो अब आप मुझे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि जो यहाँ अगर हो जाती है फर्ज मार्जो के नहीं होनी, डिजॉल्व हो जाती है, तो फिर गवर्नमेंट यहाँ से बननी है, क्या एग्रीमेंट हो जाएगा इनका गवर्नमेंट के ऊपर, अपोजिशन का और इनका? नहीं होता तो पार्लियामेंट्री कमेटी होगी। क्या पार्लियामेंट्री कमेटी जो है जरूरी है कि इनकी कहने के मुताबिक ही वो फैसला करेगी? फिर आखिर में इलेक्शन कमीशन आएगा, तो इलेक्शन कमीशन को कैसे ये मना लेंगे? क्या को बुलडोज कर देंगे इलेक्शन कमीशन को? उनको कहेंगे घर चले जाओ, दूसरे दिन ना हो। तो लीगल ऑर्डर होगा तो वो घर जाएंगे ना। तो लीगल ऑर्डर क्या है? 209 आर्टिकल के तहत होता है, जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करती है। इस इसलिए ये पोलिटिकल कर रहे हैं, वो लॉ के मुताबिक नहीं है। तो जहाँ पे चला है, ये तो बड़ा इशू नहीं जो आपका वकील ने क्या इसका इस हवाले से कहा कि नहीं पता, सामने बात आएगी तो पता चल जाएगा। अगर कोई चीज वकील ने लॉ के मुताबिक की है उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसे ऑफिस से बात करती है तो वो रेक्टिफाई हो जाएगी। ये जो सब्सटेंटिव एविडेंस है वो तो कहीं नहीं जा सकती ना, वो कोर्ट ऑफ लॉ में जा चुकी है। पहले वो इलेक्शन कमीशन में गई है, अब वो डिस्ट्रिक्ट एंड जज
ट्रायल शुरू हो चुका है। अब इसमें बहुत ज्यादा तनकीद निकालने से बात नहीं होगा ना, एक फैक्ट है विच इज टेंजिबल इरेसिस्टिबल। तो आप देखें वो अपना डिफेंस दें कि ऐसी बात नहीं है, जिन्होंने प्रोसिक्यूशन करनी है वो कहेंगे कि ऐसा है तो कर देंगे। नहीं, लेकिन आप इस बात को मानते हैं कि सबके तोशाखाना के फिर जाने चाहिए मामलात सारी जमातों के हुकूमतों के जब रही है जी? नहीं, क्योंकि आपकी वफाकी हुकूमत के वकील साहब आज जो है वो वहाँ मुखालफत कर रहे थे ना। वकील की बात क्या कह रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रही। राणा साहब आपकी आवाज है, राणा साहब को दोबारा कनेक्ट करें, उनकी आवाज मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मैं इन मीनवाइल सेनेटर सैफुल्लाह मक्सी साहब आपसे भी यही सवाल है मेरा कि आज जो हुआ है हाई कोर्ट में क़याम पाकिस्तान से अब तक तोशाखाना के लिए गए तहाइफ तफसीलात किए हैं और वफाकी हुकूमत के वकील मुखालफत कर रहे थे, तो वफाकी हुकूमत का हिस्सा आप लोग भी हैं। जी वो उनका मौकफ जरूर होगा। कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती हैं इस तरह की, शायद वो पब्लिक उसको नहीं करना चाहते, बट दूसरी साइड पर ये देखना होता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, और क्योंकि ये सारी चीजें पब्लिक ऑफिस होल्डर्स से रिलेटेड होती हैं और जाहिर पब्लिक के जितने भी ऑफिस होल्डर्स हैं वो टैक्स पेयर के पैसे पे ही चलते हैं। मेरी जाती राय तो यही होगी कि अगर कोई जितने भी तहाइफ दिए गए हैं अगर आवाम जानना चाहती है तो उसमें कोई हर्ज तो नहीं है, अनलेस कोई ऐसी नेशनल सिक्योरिटी का इशू आ जाए जो पाकिस्तान में आता जाता है। हाँ, खान साहब का केस भी आप लोग अकाउंटेबिलिटी के तहत इसी सबके गिर्द घुमा रहे ना तोशाखाना के लिए, तो फिर अपने आप को भी सबको क्लीन करना पड़ेगा, जाहिर तो करना पड़ेगा। ये वो तो उनके आने से पहले भी आप देखें तोशाखाना के मैटर तो कोर्ट में खान साहब की हुकूमत के आने से पहले भी चलते रहे हैं। इससे पहले भी जो प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं या प्रेसिडेंट रहे हैं उनके ऊपर भी ये केसेस कोर्ट्स में चलते रहे हैं। तो ये पहली दफा नहीं है कि खाली खान साहब पे तोशाखाना का केस आया है या उस तरीके का कोई केस आया है उनके ऊपर, उस नौयत का। ये केस पहले भी आते रहे हैं और आई थिंक इसका एक ही दफा इसका एक क्लोजर होना चाहिए, इसका एक प्रोसीजर होना चाहिए कि ये सजा होनी चाहिए, तो फिर सबके को वही एक ही तरह से ट्रीटमेंट होनी चाहिए। जाहिर है कि सजा और जजा का निजाम सबके लिए बराबर ही होना चाहिए, वरना तो उसका कोई फायदा नहीं। सही, अग्री। गजाला सैफी साहिबा आपकी तरफ आऊंगी, इसी पे बस जल्दी से क्विकली आपका भी रिस्पॉन्ड चाहूंगी कि आज जो ये मांगा गया है इस पे आप क्या कहती हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो ये तोशाखाना का इल्जाम इन्होंने लगाया है, उन्होंने कोई चीज भी इलीगल नहीं की है। पहली चीज तो ये कि वो उनको राइट था कि वो उसको खरीदें। जब उन्होंने उसको खरीदा और लोग पहले जो था वो 20% और 15% पे देते थे, ये 50% पे खरीदा और खरीदने के बाद उसको असेस की गई वैल्यू, तोशाखाना बताता है इसकी क्या वैल्यू है और उसका 50% पे करके आप उसको ओन कर सकते हैं। उसके बाद जब वो उसके भी टैक्स पे हुआ है और फिर उसके बाद जब वो दोबारा बिकी है उसका भी टैक्स पे हुआ है। तो इसमें अकाउंटेबिलिटी पे अगर आते हैं इमरान खान साहब, तो या तो ये क्लॉज ही ना हो कि तोशाखाना से कोई भी चीज हुकूमत के खजाने से कोई खरीद सके, या तो ये बिल्कुल एलिमिनेट हो जाए। और अगर ये मौजूद है और इसमें हमारी गवर्नमेंट ने इसको बढ़ाया कि इसको 50% पे खरीदा जाए, तो मेरे ख्याल में तो ये पूरी शिक ही खत्म हो जाए कि अगर इसके ऊपर सवाल बनता है तो। और फिर जरूर ये बात है कि जब अकाउंटेबिलिटी इस लेवल पे हो रही है कि जहाँ पे इजाजत भी है खरीदने की और जब आपके पास ओन आपने कर लिया तो आप उसे बेच भी सकते हैं, तो उसके बाद मुझे ये बताइए कि वो लोग जो कि हड़प करके बैठे हुए हैं, जो कि बताना, अच्छा जहां तक हमारे दूसरे ममालिक से ताल्लुक खराब होने की बात है, यहाँ इस तोशाखाना से इमरान खान के ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की गई, वहाँ वो जितने दूसरे यही अवामिल जो दूसरे हेड्स ऑफ द स्टेट्स ने या दूसरे मुल्कों के जो सरबराहान ने, तो फिर ये मुख्तलिफ वक्तों पे मुख्तलिफ सरबराहान को जो हमारे रहे उनकी भी अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है, बल्कि अशद ज़रूरी है। अब सारे केसेस खुल के सामने आने चाहिए, क्योंकि एक आदमी को जो कि ईमानदार है, जिस पे लोग अरबों रुपए का ट्रस्ट करते हैं, जिसने ईमानदारी के साथ शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया, जो जिसके तीसरा हॉस्पिटल अब खुल रहा है कराची के अंदर, जो कि चैरिटी पे है
और जो अमीर और गरीब का इलाज एक ही लेवल पे होता है। पाकिस्तान में ऐसे कोई हॉस्पिटल। ठीक है, बहुत शुक्रिया गजाला सैफी आपका, सेंटर राना मकबूल साहब आपका और सेंटर सैफुल्ला मक्सी साहब आपका। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, इसी के साथ अपनी मेजबान अल्लाह सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।